आज हमारा जो विषय है वो अरिष्ट योग का है। अरिष्ट का मतलब होता है बुरा, बुरा योग। अब वो बुरा धन के संबंध में भी हो सकता है, जैसे धन की हानि होना, धन चोरी हो जाना, जमीन के संबंध में हो सकता है, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद। इसके अलावा फिर वो वैवाहिक जीवन से संबंधित हो सकता है, करियर से संबंधित हो सकता है, और मुख्य है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य खराब हो सकता है, मृत्यु योग भी हो सकता है, और एक्सीडेंट वगैरह का योग, ऑपरेशन आदि, ये सब अरिष्ट योग में आते हैं। जो भी बुरा है उसे हम अरिष्ट कहते हैं। तो अरिष्ट में सबसे पहले हम समझेंगे, इसके पहले हमने बताया था त्रिसदाय भाव। त्रिसदाय भाव मैंने आपको 3, 6 और 11वां भाव ये बताया था। ये क्रूर भाव कहलाते हैं। सबसे ज्यादा क्रूर भाव 11th हाउस है, उससे थोड़ा कम 6th हाउस है, और इससे थोड़ा कम 3rd हाउस है। ये क्रूर भाव कहलाते हैं। तो ये एक तो ये हो गए बुरे ग्रहों की श्रेणी में, बुरे भाव और इनके स्वामी बुरे ग्रह। सेकंड नंबर मैंने बताया था आपको त्रिक भाव। त्रिक भाव यानी 6, 8, 12वां भाव, ये सबसे ज्यादा अशुभ भाव होते हैं। सबसे बुरा भाव होता है अष्टम भाव, सेकंड नंबर में फिर छठा भाव, और 3rd नंबर में द्वादश भाव। ये बुरे भाव कहलाते हैं, अशुभ भाव कहलाते हैं। इसके बाद फिर मारक भाव। मारक भाव द्वितीय और सप्तम भाव, ये मारक भाव कहलाते हैं। इनको मारक भाव कहा क्यों जाता है? अष्टम भाव आयु का भाव है। आयु मृत्यु दोनों अष्टम भाव से देखते हैं। तो जब ये आयु का भाव है तो इससे 12वां भाव, 12वां भाव हानि का भाव है, व्यय का भाव है, मृत्यु का भाव है। जैसे लग्न से 12वां, अब लग्न से 12वां, तो लग्न के जो कारकत्व हैं उन कारकत्व की हानि दिखाता है। ये स्वास्थ्य का है तो स्वास्थ्य की हानि, ये आयु का है तो आयु की हानि। अब आयु की हानि का मतलब है मृत्यु। और इसीलिए क्योंकि ये आध्यात्म त्रिकोण में से एक त्रिकोण भी है, आध्यात्म त्रिकोण भी है, इसलिए इसे मोक्ष का भाव भी कहते हैं। तो ये जो सप्तम भाव है ये अष्टम से द्वादश भाव है, ये आयु का भाव है। तो इसका मतलब है आयु का क्षय। आयु का क्षय का मतलब है मृत्यु। इसलिए सप्तम भाव को मारक भाव कहा जाता है। यही कारण है कि पिछली क्लास में मैंने बताया था
केंद्र में सबसे कम शुभता वाला जो भाव है, वो सप्तम भाव है। सबसे ज़्यादा शुभ एक पहले तो लग्न ही है, क्योंकि लग्न केंद्र और त्रिकोण दोनों है और पूरी कुंडली का स्वामी होता है। लग्न के बाद सबसे ज़्यादा शुभ भाव दशम भाव है, सेकंड नंबर में फिर चतुर्थ भाव है और ये थर्ड नंबर में आता है। तो उसका कारण यही था कि ये मारक भाव। अब भावात भावम भी मैंने आपको बताया है। तो अष्टम से अष्टम भाव, ये अष्टम का भावात भावम भाव हुआ। भावात भावम का मतलब है कि मुख्य भाव के सूक्ष्म गुण भावात भावम में भी पाए जाते हैं। ये आयु का भाव है, तो तृतीय भाव भी आयु को दर्शाता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये अष्टम से अष्टम भाव हुआ। इसलिए हमें जब भी किसी की आयु देखनी होगी, तो हम अष्टम भाव को तो देखेंगे ही, तृतीय भाव को भी देखेंगे। और जब भाव को देखेंगे, तो कहने की बात नहीं है कि भावेश को भी देखना होगा और कारक को भी देखना होगा। तो आयु का कारक शनि होता है, अष्टम भाव का कारक शनि है, तृतीय भाव के कारक तो मंगल और बुध हैं। लेकिन जब आयु का प्रश्न होगा, तो फिर हम मंगल बुध को नहीं देखेंगे, हम भाव को देखेंगे, भावेश को देखेंगे और शनि को देखेंगे, क्योंकि आयु का कारक शनि है। तो ये अष्टम से अष्टम होने के कारण ये भी आयु का भाव हुआ। अब इससे द्वादश भाव द्वितीय भाव है। तो अब आयु की हानि का भाव है ये द्वितीय भाव। आयु का क्षय दिखाता है, यानी मृत्यु। और यही कारण है कि द्वितीय भाव को भी मारक भाव कहा जाता है। आयु का कारक लग्न भी है और इससे द्वादश भाव ये हुआ, इसलिए इसे भी मृत्यु का भाव कहते हैं। तो मारक भाव बुरे होते हैं। मारक भाव तब तक बुरे नहीं होंगे जब तक कि वो बुरे भाव में शत्रु राशि में पीड़ित ना हो। सप्तम भाव का स्वामी अगर छठे भाव में, अष्टम भाव में, द्वादश भाव में स्थित हो गया और पीड़ित हो गया, तो फिर मार्केश का फल दिखाएगा। द्वितीय भाव का स्वामी 6, 8, 12 में हो गया और पीड़ित हो गया, शत्रु राशि में हुआ, नीच वक्री हुआ, अस्त हुआ, तो मारक के फल दिखाएगा, फल वैसे देगा। इसके अलावा यदि द्वितीय भाव का स्वामी, यानी इस मारक भाव का स्वामी यदि दूसरे मारक भाव में स्थित हो जाता है और पीड़ित हो जाता है, तो वो भी प्रबल मार्केश बन जाएगा। इसी तरह सप्तम भाव का स्वामी यदि द्वितीय भाव में बैठेगा और पीड़ित हो जाएगा, तो वो भी मारकत्व के फल प्रदान करेगा। अब मारक शब्द का अर्थ केवल मृत्यु नहीं होता है। मृत्यु तो जीवन में एक बार ही आती है, वो जीवन का अंत है। तो केवल एक ग्रह के यहाँ स्थित हो जाने और पीड़ित हो जाने मात्र से किसी की मृत्यु नहीं होती है। तो कुछ बुरा हो सकता है, स्वास्थ्य से संबंधित बुरा हो सकता है,
रिश्तों के मामले में कुछ बुरा हो सकता है, धन के मामले में, जमीन के मामले में, व्यापार के मामले में, अन्य किसी मामले में कुछ बुरा हो सकता है। अगर हम मृत्यु के बारे में देखना है, तो फिर हमें अष्टम, अष्टमेश, तृतीय, तृतीयेश, लग्न, लग्नेश सभी को देखना होगा और फिर दशाओं को देखना होगा। तो ये मैंने अभी मारक के बारे में बताया। अब ये जो मार्केश हैं, द्वितीयेश और सप्तमेश, इसके अलावा त्रिक भाव के स्वामी, फिर त्रिसडाय भाव के स्वामी, ये सभी बुरे कहलाते हैं। इनमें से जो मारक भाव द्वितीय और सप्तम है, ये कम बुरे कहलाते हैं। अगर ये बुरी जगह ना हो, बहुत पीड़ित ना हो, तो कम बुरे कहलाते हैं, क्योंकि सप्तम भाव केंद्र भाव भी है, द्वितीय भाव धन का भाव है, तो ये कम बुरे होते हैं। लेकिन फिर भी ध्यान तो देना होगा। अब ये जितने भी हैं, 2, 7, 6, 8, 12, 3, 6, 11, इन भावों के स्वामी यदि कुंडली में कहीं भी बैठेंगे, तो उस भाव का बुरा करेंगे। यदि मित्र राशि में है, तो बुरा नहीं करेंगे। मित्र राशि में है और पीड़ित नहीं है, तो बुरा नहीं करेंगे। लेकिन यदि वो शत्रु राशि में है, तो कुछ बुरा करेंगे। फिर यदि वो दुर्बल हो गए, दुर्बल कैसे? अस्त हो गए, नीच हो गए, तो थोड़ा और बुरा करेंगे। फिर वो वक्री हो गया, तो भी बुरा करेगा। फिर अगर वो पीड़ित हो गया, तो फिर ज्यादा बुरा करेगा। एक ग्रह से पीड़ित हुआ तो ज्यादा बुरा करेगा, 2 ग्रह से पीड़ित हो गया तो बहुत बुरा करेगा, और 3 ग्रह से पीड़ित हो गया तो फिर बहुत ही ज्यादा बुरा करेगा। जितना ज्यादा पीड़ित होगा, उतना ज्यादा बुरा करेगा। इनमें से कोई भी ग्रह भाव का स्वामी। अब इसका उल्टा कर लीजिए। जो अच्छे भाव जैसे केंद्र और त्रिकोण, इनके स्वामी यदि बुरे भाव में बैठते हैं, इन भावों में, तो भी यही बात है कि यदि ये मित्र राशि में है और पीड़ित नहीं है, तो बुरा नहीं करते हैं। लेकिन यदि ये शत्रु राशि में है, बुरा तब भी नहीं करेंगे यदि ये बहुत कमजोर ना हो। लेकिन अगर दुर्बल भी हो गए, तो फिर कुछ बुरा जरूर करेंगे। शुभ भाव के स्वामी, केंद्र त्रिकोण के स्वामी, और यदि ये पीड़ित हो गए, तो फिर ज्यादा बुरा करेंगे। जितना ज्यादा पीड़ित होंगे, उतना ज्यादा बुरा करेंगे। अब इनमें ये तो आपने समझ लिया। अब लग्न, लग्न जो है, लग्न का मतलब होता है हमारा शरीर। लग्न के स्वामी को हम लग्नेश कहते हैं। लग्नेश का मतलब है स्वयं हम। किसी का मोबाइल अनम्यूट है, यदि प्रश्न पूछना है तब तो ठीक है, वरना म्यूट कर लीजिए। जब प्रश्न पूछना हो तब अनम्यूट कीजिए। तो लग्न सबसे महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य, आयु, आयु अच्छी है कि नहीं है, और स्वास्थ्य कैसा होगा, क्योंकि पूरा जीवन इसी पर निर्भर करता है। पैसा वैसा दूसरी चीजें सब बाद की बात हो जाती है। तो अगर लग्नेश, लग्न का स्वामी, सबसे बुरे भाव ये त्रिक भाव है। तो अगर 6, 8, 12 भाव में शत्रु राशि में स्थित है, अब छठे भाव में, छठा भाव रोग का भाव है,
तो अगर शत्रु राशि में स्थित होगा और उस पर कोई शुभ दृष्टि नहीं है, क्योंकि शुभ दृष्टि रक्षा करती है। तो अगर शत्रु राशि में लग्नेश बैठा है और शुभ दृष्टि नहीं है, तो कुछ न कुछ रोग दे सकता है। इसके अलावा अब वो रोग देगा या क्या देगा, क्योंकि छठा भाव इसके कारकत्व तो कई हैं। रोग, चोट, हिंसा, लड़ाई झगड़ा, कोर्ट केस, इनमें से क्या देगा ये हमें समझना होगा कि इनमें से क्या देगा, वो हम आगे समझेंगे। सर लेकिन ये रोग छोटा रोग देगा छोटे समय के लिए या लंबे समय के लिए आजीवन रोग? छठा भाव ये कम समय के लिए होता है और अष्टम भाव ये आजीवन होता है। जब भी रोग होगा तो वो या तो बहुत लंबा चलेगा या मृत्यु पर्यंत चलेगा। अब बहुत लंबा चलेगा, इसका अर्थ ये है, हो सकता है कि 20 वर्ष चले और इसके बाद कोई बहुत अच्छी दशा आ जाए तो वो रोग समाप्त हो जाए। इसका ये अर्थ है कि हो सकता है कोई व्यक्ति, किसी को 40 वर्ष की उम्र में रोग हुआ है और वो 60 वर्षों तक चला। 60 वर्ष पर उसकी कोई बहुत अच्छी ग्रह की दशा आ गई तो फिर वो रोग समाप्त हो जाएगा। फिर भले ही उसकी 2 साल बाद मृत्यु ही क्यों ना हो जाए। मृत्यु जब लिखी है तब होती है। तो कहने का अर्थ ये है कि यहाँ से हम लंबे चलने वाले रोग देखते हैं या मृत्यु पर्यंत चलने वाले रोग देखते हैं। गुरु यहाँ जी हाँ, कुछ मतलब गुरु जी अगर एक मार्केश किसी दूसरी मारक राशि में बैठ जाए तो जब तक वो पीड़ित नहीं होगा तब तक उसे हम प्रबल मारक से हाँ, परेशान नहीं होना चाहिए। हाँ, जब तक वो पीड़ित नहीं होगा तब तक कुछ जी खास बुरा फल वो नहीं देगा। हाँ, अगर जी शत्रु राशि में है तो थोड़ा बहुत जी बुरा फल दे सकता है ना? जी गुरु जी जी गुरु ये चीज मैंने आपको बताया है अभी कि अगर जी देखिए पहले कि क्या वो शत्रु राशि में है, फिर जी इसके मान लीजिए शत्रु राशि तो थोड़ा सा बुरा फल देगा। हम जी कहते हैं चलिए शत्रु राशि में नहीं, मित्र राशि में, लेकिन अस्त हो गया तब भी थोड़ा सा बुरा फल दे सकता है ना? जी या अस्त नहीं है, वक्री है, तब भी बुरा फल दे सकता है। जी वक्री भी नहीं है, नीच राशि में बैठा है, तब भी बुरा फल दे सकता है। अब पॉइंट्स आपको देखने होंगे। मैंने जी ग्रह का बल कैसे देखते हैं ये बताया है मैंने आपको। जी जी ये गुरु सारे फैक्टर आपको देखने होंगे। फिर जी नवांश में भी देखना होगा। अभी हम नवांश कुंडली में अभी आपको नहीं बताया है, आगे हम बताएंगे। जी गुरु इसके अलावा षडबल मैंने आपको बताया था, एक फैक्टर कि षडबल भी देखना है, अष्टक वर्ग भी देखना है, वो हम आगे बताएंगे। अभी षडबल अष्टक वर्ग, अष्टक वर्ग और षडबल के बारे में मैं ज्यादा विस्तार से कभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि मेरी नजर में उसको आप विस्तार में जानने का कोई अर्थ नहीं है। संक्षेप में मैं बता दूंगा, आप अपने मोबाइल में सॉफ्टवेयर में देख सकते हैं, है ना? जी जो जरूरी है चीजें जाननी आपको, वो निश्चित रूप से बताया जाएगा। जी जी तो अब अगर लग्नेश छठे भाव में होगा और शत्रु राशि में है तो कुछ न कुछ थोड़ा बहुत बुरा कर सकता है। अब जितना दुर्बल होगा, पीड़ित होगा, उतना ज्यादा कुछ करेगा। क्या करेगा ये हम आगे चल करके समझेंगे कि रोग होगा या चोट लगेगी, एक्सीडेंट होगा, चोरी होगी या क्या होगा। अष्टम भाव में यदि लग्नेश अष्टम भाव में बैठता है तो अगर वो पीड़ित नहीं है, अगर वो मित्र राशि में, मान लेते हैं कि वो मित्र राशि नहीं है, शत्रु राशि है, लेकिन बिल्कुल भी पीड़ित नहीं है, कमजोर नहीं है,
तो लग्नेश का अष्टम में बैठना बिल्कुल भी बुरा नहीं करेगा, क्योंकि कारण क्या है, यहाँ पर अंतर आ गया थोड़ा सा कि मैंने कहा भले ही शत्रु राशि में हो, फिर भी कुछ भी बुरा नहीं करेगा। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि ये आयु का कारक है और ये भी आयु का कारक है। तो जब दोनों में सिमिलर बात होगी तो वो एक जैसा वही फल करेंगे, दोनों आयु को बढ़ाएंगे। अगर लग्नेश यहाँ बैठ जाएगा और पीड़ित नहीं तो आयु को बढ़ाएगा, या अष्टमेश अगर यहाँ बैठ जाता है और बिल्कुल भी पीड़ित ना हो, बलवान हो, तो वो भी आयु को बढ़ाएगा। इसी तरह अगर लग्नेश छठे भाव में बैठता है और बलवान है तो वो स्वास्थ्य को बढ़ाएगा। ये रोग का भाव है और इसका उल्टा होता है स्वास्थ्य। ये मृत्यु का भाव है, इसका उल्टा होता है आयु। दोनों होंगे, दोनों बातें। अगर पीड़ित हुआ तो फिर वो बुरा है, अगर पीड़ित नहीं, बलवान है, वहां ग्रह बैठ करके शुभ है, तो वो फिर अच्छा रिजल्ट देगा। तो अगर लग्नेश यहाँ बैठकर बलवान है तो वो व्यक्ति स्वस्थ होगा, रोग नहीं होंगे। अगर छठे भाव का स्वामी यहाँ बैठेगा और पीड़ित बिल्कुल नहीं है, बलवान स्थिति में है, तो भी व्यक्ति स्वस्थ होगा। अब इसका ये अर्थ भी नहीं है कि व्यक्ति को सर्दी जुकाम बुखार भी ना लगे या कोई छोटी सी चोट ना लगे, ये सब रोजमर्रा की चीजें। तो ये हम काउंट नहीं करते। हाँ, ये है कि कोई ऐसा रोग आपको नहीं होगा कि आपको डॉक्टरों के चक्कर लगाने पड़े, हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े, या कोई एक्सीडेंट की हाथ टूट गया या पैर टूट गया या सिर में चोट लग गई, ऐसा नहीं होगा। अब लग्नेश अगर द्वादश भाव में, द्वादश भाव भी बुरा है, लग्नेश के जो कारकत्व हैं उनकी हानि होती है। एक तो स्वास्थ्य है, आयु है, तो उसकी हानि होती है। इसके अलावा धन भी लग्न का कारकत्व है, तो धन की हानि होती है। और इसके अलावा मान सम्मान ठीक लग्न का कारकत्व है, तो मान सम्मान की भी हानि होती है। लेकिन फिर वही बात कि अगर यहाँ लग्नेश स्थित है और पीड़ित बिल्कुल नहीं है, बलवान है, तो फिर वो बुरा नहीं करेगा। उसके अन्य अर्थ निकल सकते हैं। इस कुंडली में आप नहीं, ये लग्नेश नहीं है, तो कुल मिलाकर के अगर वो पीड़ित नहीं है और उसके साथ अन्य कोई ग्रह भी नहीं है, किसी की दृष्टि भी नहीं, तो फिर ऐसा व्यक्ति क्या होता है, वो लापरवाह होता है जीवन के प्रति, अपने प्रति भी, अपने कैरियर के प्रति, अपने परिवार जनों के प्रति वो लापरवाह होता है। अगर द्वादश में अकेला बैठा है, किसी की युति नहीं है, किसी की दृष्टि नहीं है, अकेला बैठा है और पीड़ित भी नहीं है, कमजोर नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति फिर वो लापरवाह होगा। इसी तरह अगर द्वादशेश भी अगर यहाँ अगर बैठता है तो वो भी जो लग्न के कारकत्व हैं उनकी हानि करता है। एक ही बात है दोनों में, चाहे लग्नेश वहां बैठे या द्वादशेश लग्न में बैठे। ठीक है, तो एक तो मैंने आपको ये भावों के बारे में बताया। अब दूसरा, जो अशुभ ग्रह होते हैं। अब अशुभ ग्रह, एक तो ये मैंने 8 भाव ये बता दिए आपको कि ये 8 भाव के स्वामी अच्छे नहीं माने जाते हैं। खास करके
ये त्रिक भाव के स्वामी कभी भी अच्छे नहीं होते हैं। और ये जो भाव हैं, ये शारीरिक मामले में या रिश्तों के मामले में, रिश्ते मतलब जैसे पति पत्नी, माता पिता, संतान, ये भाई बहन, तो शारीरिक मामले में और रिश्तों के मामले में ये भाव अच्छे नहीं माने जाते हैं। अगर ये भाव पीड़ित हो गए, इनके स्वामी पीड़ित हो गए, तो बुरा फल देंगे। और अगर पीड़ित नहीं है तो फिर भौतिक मामलों में 11th हाउस सबसे अच्छा होता है। ये सबसे क्रूर भाव है और सबसे अच्छा फल देता है भौतिक मामले। इसके बाद फिर 6th हाउस और तृतीय भाव। तृतीय भाव पराक्रम का है, साहस का है। तो इनका ध्यान आपको रखना है। हालांकि 6, 8, 12 भाव हमेशा बुरे नहीं होते हैं, हमेशा बुरे नहीं होते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि अगर ये इस भाव का स्वामी यहाँ बैठ जाएगा, यहाँ कहीं भी बैठ जाएगा, किसी भी भाव में, तो उस भाव की हानि करेगा, लेकिन तब जब वो दुर्बल होगा, शत्रु राशि में होगा, पीड़ित होगा, अन्यथा नहीं। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखना है। नहीं तो लोग कहने लगते हैं अष्टमेश वहां बैठ गया, षष्ठेश वहां बैठ गया। तो एक ग्रह के बैठ जाने मात्र से ऐसा नहीं होता है। अब इसके अलावा हम नैसर्गिक शुभ क्रूर ग्रहों की बात कर लेते हैं। नैसर्गिक क्रूर ग्रह, सूर्य। सूर्य को हम केवल क्रूर ग्रह मानते हैं, अशुभ ग्रह नहीं मानते हैं, क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक है और नैतिक ग्रह है, नैतिकता का कारक है। ये राजा है, राजा में अहंकार होता है, राजा में तेज होता है। सूर्य में इतना तेज है कि इसके तेज को सहन कर पाना किसी के वश में नहीं है। यही कारण है कि सूर्य के नजदीक कोई भी ग्रह पहुंचता है तो वो अस्त हो जाता है, अपना प्रभाव खो देता है, कमजोर पड़ जाता है। और सूर्य जहां बैठेगा जिस भाव में और जिस भाव को देखेगा, तो चूंकि सूर्य में बहुत ज्यादा तेज है, तो उस तेज को न तो भाव सहन कर पाता है, न कोई ग्रह सहन कर पाता है। अब जैसे सूर्य का प्रभाव यदि मान लीजिए कि यहाँ पंचम भाव पर है, तो इसकी इसके तेज से शरीर का वो अंग या वो रिश्ता आपसे दूर हो सकता है। जैसे महिलाओं की कुंडली में पंचम भाव, ये तो हमारे पेट का भाव है, महिलाओं के लिए ये गर्भ का भाव भी है। तो गर्भ नष्ट होना, मिसकैरेज करवा सकता है सूर्य, क्योंकि इसका तेज सहन नहीं हो पाता है। लेकिन अकेला सूर्य नहीं, पंचमेश को भी पीड़ित होना चाहिए, कारक को भी देखना होगा। इसके अलावा अन्य किसी एक ग्रह, सूर्य अग्नि तत्व का ग्रह है, मंगल भी अग्नि तत्व का ग्रह है, केतु भी अग्नि तत्व का ग्रह। तो यदि दो ग्रह मिलकर के ऐसा करें तो निश्चित रूप से मिसकैरेज होगा। और यदि वो पुरुष की कुंडली है तो ये हार्ट का भाव है, लिवर से भी लिवर का भाव भी है, ये वाला पंचम भाव जो है।
तो ये भी हो सकता है लीवर में कोई गांठ पैदा हो जाए या कोई ऐसी चीज जिसको ऑपरेट करके आपके शरीर से अलग करना पड़े। तो सूर्य अशुभ ग्रह नहीं है, ये क्रूर ग्रह है। क्रूर इसलिए कहा जाता है कि इसमें तेज बहुत होता है। इसके बाद मंगल, ये अशुभ ग्रह है। शनि, ये भी अशुभ ग्रह है। राहु और केतु, ये सभी अशुभ ग्रह हैं। तो कुल मिलाकर ये 5 ग्रह हुए। अब सूर्य सप्तम भाव में बैठेगा तो जीवन साथी को आपसे अलग करने का प्रयास करेगा। इसीलिए सूर्य, शनि और राहु, ये 3 ऐसे ग्रह हैं जो अलगाववादी ग्रह होते हैं। सूर्य में तो इसलिए है अलगाववादी गुण क्योंकि ये तेज बहुत होता है। शनि, ये दूर करता ही है। आप सभी को मालूम होगा कि शनि ने विवाह नहीं किया है और ये अकेला रहता है। न पिता के साथ, माता तो चली गई, किसी के साथ नहीं। इसलिए इसके अंदर अलगाववादी गुण। राहु, राहु तो राक्षस ही है। तो राहु में ये गुण होता है। तो ये जो अशुभ ग्रह है, यदि अशुभ ग्रह का प्रभाव जिस भाव पर होगा वो भाव पीड़ित होगा। अगर उस भाव में ग्रह की शत्रु राशि है तो कुछ न कुछ हानि जरूर करेगा। अब अगर यही अशुभ ग्रह अशुभ भाव का भी स्वामी बन जाए तो फिर थोड़ा ज्यादा हानि करेगा। फिर ये वक्री हो जाए, नीच हो जाए, पीड़ित हो जाए तो और ज्यादा हानि करेगा। अब जैसे कि शनि अगर तृतीय भाव और चतुर्थ भाव का स्वामी बन जाए, तृतीय भाव में मकर राशि हो और यहाँ कुंभ राशि हो, तो एक नियम आप सभी लोग जानते होंगे कि फिर भी शॉर्ट में बता देता हूं कि जो केंद्र भाव है, ये केंद्र भाव ये तटस्थ कर देते हैं। अगर कोई भी ग्रह, शुभ ग्रह, केंद्र का स्वामी बन गया तो उसकी शुभता को नष्ट कर देते हैं। यदि कोई भी अशुभ ग्रह केंद्र का स्वामी बन गया तो उसकी अशुभता को नष्ट कर देते हैं। तो फिर केवल ये नष्ट करते हैं, किसी को शुभ या अशुभ नहीं बनाते हैं। शुभ ग्रह की शुभता को नष्ट करते हैं लेकिन अशुभ नहीं बनाते हैं। अशुभ ग्रह की अशुभता को नष्ट कर देते हैं लेकिन शुभ नहीं बनाते हैं। ये उनकी दूसरी राशि से हम निर्णय करेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये मंगल, मंगल एक अशुभ ग्रह है, केंद्र का स्वामी बन गया तो मंगल की अशुभता नष्ट हो गई। तो क्या ये शुभ हो गया? नहीं, केवल अशुभता नष्ट हुई है। अभी ये तटस्थ हुआ है। अब निर्णय हम इसकी दूसरी राशि से करेंगे। इसकी दूसरी राशि त्रिकोण में बहुत शुभ भाव में, तो अब ये मंगल शुभ हो गया। अगर इसकी दूसरी राशि कहीं तृतीय भाव में होती तो फिर हम इसको अशुभ कहते। यहां तो तटस्थ हुआ था, अब तृतीय भाव का स्वामी हो जाएगा तो अशुभ हो जाएगा। अब जैसे यहां मैं बता रहा हूं कि मान लीजिए कि वृश्चिक लग्न हो आपकी, तो तृतीय भाव में मकर राशि आएगी शनि की और चतुर्थ भाव में शनि की कुंभ राशि आएगी।
केंद्र का स्वामी बनने से शनि की अशुभता नष्ट हो गई, लेकिन शुभ नहीं हुआ है, तटस्थ हुआ है। अब निर्णय हम शुभ हुआ या अशुभ हुआ, इसका निर्णय हम उसकी दूसरी राशि से करेंगे। दूसरी राशि कहाँ पड़ती है? शुभ भाव में पड़ती है तो शुभ हो जाएगा, अशुभ भाव में पड़ती है तो अशुभ हो जाएगा। तो इसकी दूसरी राशि अशुभ भाव में पड़ती है, त्रसदाय भाव में, तो इसलिए ये शनि बुरा ही होगा। इसी तरह आप लोगों ने मेष लग्न में अगर लग्न में मेष राशि है मंगल की, तो यहाँ पर शनि की मकर राशि आएगी, तो शनि केंद्र का स्वामी होने से शुभ हो जाए, तटस्थ हो जाएगा, उसकी अशुभता नष्ट हो जाएगी। लेकिन इसकी कुंभ राशि यहाँ पड़ेगी तो फिर ये वापस अशुभ हो जाता है। यही कारण है कि अभी पिछली क्लास में राजयोग बनाने के मामले में भी मैंने मेष लग्न में शनि और गुरु का राजयोग बताया था कि ये राजयोग नहीं है, क्योंकि शनि अशुभ भाव का स्वामी है। तो 100 की जगह मैंने 25% ही राजयोग के फल बताए थे। तो अगर कोई अशुभ ग्रह किसी शुभ भाव में बैठेगा तो उस भाव में अगर मित्र राशि और बलवान है, पीड़ित नहीं है, तो हानि नहीं करेगा। लेकिन यदि वो शत्रु राशि है तो थोड़ी बहुत हानि करेगा, क्योंकि एक तो नैसर्गिक रूप से क्रूर और अशुभ ग्रह है, और दूसरा ये अशुभ भाव के स्वामी बन जाते हैं। तो दो चीजें इनके फेवर में आ जाती हैं। एक तो पहले ही नैसर्गिक अशुभ हैं और फिर अशुभ भाव के स्वामी भी बन गए, तो इनमें अशुभता की मात्रा बढ़ जाती है। इसलिए यदि शत्रु राशि में कहीं भी शुभ भाव में बैठेंगे तो कुछ न कुछ हानि अवश्य करेंगे, भले ही ये वक्री ना हो, नीच ना हो, पीड़ित ना हो। यदि वक्री नीच हो गए तब और ज्यादा करेंगे, फिर अगर ये पीड़ित हो गए तो फिर और ज्यादा करेंगे। अब तो अशुभ ग्रह, ये आपके समझ में आ गया होगा कि अशुभ ग्रह तो हानि करते ही हैं, जो नैसर्गिक अशुभ ग्रह है। जैसे अब मंगल और शनि, राहु केतु की तो राशियां नहीं होती हैं। मंगल और शनि के बारे में मैंने बताया है कि अगर मंगल शनि राजयोग कारक ग्रह बन जाते हैं, जैसा कि कर्क लग्न में मंगल राजयोग कारक ग्रह होता है, सिंह लग्न में भी मंगल राजयोग कारक ग्रह होता है। यहाँ पर तीनों ही कर्क लग्न की कुंडलियां हैं। यहाँ देख लीजिए, मंगल त्रिकोण और केंद्र का स्वामी, इसलिए राजयोग कारक है। यहाँ भी यही बात है, इसलिए मंगल राजयोग कारक है। यहाँ भी वही बात है। और शनि वृषभ लग्न और तुला लग्न में, ये दोनों ही लग्न शुक्र की है। शनि शुक्र का मित्र है, तो शुक्र की लग्न में शनि राजयोग कारक ग्रह बन जाता है। शनि की लग्न में शुक्र राजयोग कारक ग्रह बन जाता है। मंगल के मित्र सूर्य चंद्र हैं, तो सूर्य की सिंह लग्न हो तो राजयोग कारक ग्रह बन जाता है, और चंद्रमा की लग्न हो कर्क तो भी राजयोग कारक ग्रह बन जाता है। तो मंगल और शनि यदि राजयोग कारक ग्रह हैं तो वो उनमें 70% शुभता आ जाती है। ये वैसे तो वो अगर बैठे हैं कहीं पर
तो वो तो 100% उनमें शुभता आ गई है, क्योंकि राजयोग कारक ग्रह है। लेकिन उनकी दृष्टि में 70% शुभता आती है, दृष्टि में फिर भी 30% की अशुभता रहती है। फिर अगर वो लग्न में बैठ जाए, उच्च के हो जाए, तो अशुभता और भी कम हो जाती है। ये मैं आप सभी लोगों को समझा चुका हूं। तो मंगल और शनि यदि राजयोग कारक ग्रह हैं, तब तो जहां वो स्थित हैं वहां वो अच्छे हैं, वो शुभ ग्रह कहलाएंगे। अन्यथा ये बुरे ही ग्रह है, जहां बैठेंगे, जहां देखेंगे, वहां कुछ न कुछ बुरा करेंगे। और शत्रु राशि में होंगे तो थोड़ा और ज्यादा बुरा करेंगे। यदि अशुभ भाव के स्वामी बन गए तो थोड़ा और बुरा करेंगे। तो इन्हें भी देखना जरूरी है। तो पहले मैंने भाव बताया और अब ये ग्रह बताया। अब इसके बाद हम आते हैं युति पर। अभी तो गुरु मैंने जी, जी गुरु जी जैसे कर्क लगन में शनि अष्टमेश हुआ गुरु जी, तो वो हाँ, अगर किसी अच्छे भाव में मित्र राशि में बैठेगा तो गुरु जी उसमें अशुभता कितनी % तक हम मान सकते हैं गुरु जी? देखिए ऐसा है कि कर्क लग्न में शनि मारक भाव का स्वामी भी बन गया जी और गुरु जी। मृत्यु भाव का स्वामी भी बन गया। जी गुरु जी। तो कर्क लग्न का शनि बहुत ज्यादा बुरा होता है। जी कर्क गुरु जी। लग्न का शनि बहुत ज्यादा बुरा होता है। उससे थोड़ा कम बुरा सिंह लग्न में होता है, क्योंकि अगर सिंह लग्न है, यहाँ पर मान लीजिए 5 है, तो यहाँ 11 आएगा। 11 का मतलब जी कुंभ राशि जी शनि की, और मकर राशि छठे भाव में आएगी। जी तो गुरु जी। मारक तो ये फिर भी हुआ, लेकिन अब उसकी दूसरी राशि अष्टम की बजाय छठे भाव में है, और छठा भाव अष्टम से थोड़ा कम बुरा है ना। जी गुरु जी। तो बस जरा सा ही अंतर है। तो कर्क लग्न में शनि या सिंह लग्न का शनि वो बुरा होता है, जहां भी बैठेगा वो शत्रु। अब मान लीजिए ये कर्क लग्न की ही कुंडली है, अब अगर ये शनि यहाँ बैठता है जी तो ये तो शत्रु राशि हो गई गुरु की, जी। तो ये शानदार। बुरा करेगा। ये पिता का लग्न है, पिता का बुरा कर सकता है। ये आपका भाग्य भाव है, आपकी जी भाग्य को बिगाड़ेगा, है ना। जी गुरु। और ये शारीरिक मामले में जांघ का भाव है, हिप्स का जी भाव गुरु है, वहां कोई समस्या पैदा कर सकता है। जी इसके अलावा अब यहाँ अगर बैठेगा शनि, तो यहाँ तो नीच हो गया ये। जी हालांकि काल पुरुष की कुंडली में यहाँ शनि की मकर राशि ही होती है, उसको भी जी ध्यान रखना जरूरी है। लेकिन क्या है कि कर्क लग्न में ये दो बुरे भाव का स्वामी बन गया है, और फिर यहाँ नीच राशि, तो इसके अपोजिट बुरे के पक्ष में तीन तीन चीजें, दो बुरे भाव का स्वामी होना, और फिर नीच राशि में स्थित होना, और पक्ष में केवल एक पॉइंट है कि वो काल पुरुष कुंडली में ये इसकी स्वयं की राशि होती है, वो भी मकर राशि। मकर राशि स्वराशि है, मूल त्रिकोण राशि नहीं है। तो यहाँ अगर शनि बैठेगा तो ये जो है आजीविका का भाव है, तो आजीविका में बाधा उत्पन्न करेगा, पहला। दूसरा, ये हमारे घुटनों का भाव है, घुटनों में तकलीफ दे सकता है। ये हमारी रीढ़ की हड्डी का भाव है, वहां तकलीफ दे सकता है। ये पिता का धन भाव है, तो पिता का धन नष्ट हो सकता है ना, क्योंकि पिता से द्वादशेष है ये।
पिता के लग्न से द्वादश भाव का स्वामी है जी और द्वितीय धन भाव में गया है तो धन का व्यय करवाएगा। नीच राशि में गया है तो धन की हानि भी हो सकती है ना। यहाँ अगर शनि जाएगा तो ये मित्र राशि है ना। यहाँ बुरा नहीं करेगा। हाँ, शनि के फेवर में दो चीजें हो गई, तीन चीजें हो गई। पहला, ये मित्र राशि है। दूसरा कि काल पुरुष की कुंडली में यहाँ की कुंभ राशि पड़ती है ना। तो दो पॉइंट तो इसके फेवर में हो गए। तो इसलिए यहाँ पर ये, और तीसरा ये है कि वो वृद्धि स्थल है तो ये तो शनि के जो कारकत्व हैं, जो स्वामित्व हैं, उसकी वृद्धि करेगा। अब चूंकि शनि मित्र राशि में बैठा है और शनि आयु भाव का स्वामी भी है, आयु का कारक भी है, तो आयु की वृद्धि करेगा, है ना। सप्तम भाव का स्वामी है तो या तो विवाह की वृद्धि कर देगा। विवाह की वृद्धि का मतलब है एक से ज्यादा विवाह, और या फिर विवाह के उपरांत धन की वृद्धि कर देगा। तो यहाँ ठीक। अब ये द्वादश भाव है मित्र राशि, है तो मित्र राशि, और यहाँ कारक भी है शनि, लेकिन लग्न से ये बुरा भाव, और यहाँ बुरे भाव का स्वामी है। अगर बिल्कुल भी पीड़ित नहीं है तब तो ठीक है, लेकिन अगर पीड़ित हुआ तो बुरे फल देगा, बहुत बुरे फल देगा। और अगर पीड़ित नहीं भी है, ये मैं अभी स्थिति की बात बता रहा हूँ, दृष्टि की बात नहीं बताई है मैंने, है ना। यहाँ से इसकी दृष्टि यहाँ पड़ेगी धन भाव पर, धन को खर्च करेगा, धन का व्यय होगा, और चूंकि ये अष्टमेश है तो धन की हानि भी करेगा, है ना। ये कुटुंब भाव है, कुटुंब भाव में, कुटुंब में, परिवार में अलगाव की भावना उत्पन्न करेगा, है ना। इसकी सप्तम दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी। छठा भाव लड़ाई झगड़े कोर्ट केस का भाव है। यदि यहाँ कोई दूसरा अन्य ग्रह पीड़ित हो गया, यहाँ बैठा है और पीड़ित हो गया, तो फिर शनि जो देख रहा है तो फिर लड़ाई झगड़ा कोर्ट केस करवा देगा, है ना। जेल भी करवा सकता है। अगर ज्यादा पीड़ित हुआ, यहाँ पर बैठा हुआ ग्रह तो जेल करवा देगा, क्योंकि शनि अष्टम भाव का स्वामी है, ये जेल का भाव है। लग्न में अगर बैठता है तो मैंने बताया पीड़ित नहीं है तो आयु की वृद्धि करेगा, और अगर पीड़ित है तो फिर हानि करेगा, स्वास्थ्य की हानि करेगा, है ना। स्वास्थ्य की, धन की, मान सम्मान की हानि करेगा। ये वैसे भी शत्रु राशि है। काल पुरुष की कुंडली में यहाँ मेष राशि पड़ती है, नीच राशि। और तीसरी बात ये भी कि शनि को यहाँ दिग्बल प्राप्त होता है, यहाँ दिग्बल शून्य हो जाता है, कमजोर हो जाता है। ये पूर्व दिशा है ना। यहाँ पर बैठा हुआ शनि हानि करेगा। तो इस तरह से आपको समझना है ना। अब हम युति पर आते हैं। अभी मैंने भाव के बारे में बताया और एक एक ग्रह के बारे में बताया। अब एक ग्रह से ज्यादा यदि दो बुरे ग्रह एक साथ मिल जाएं
तो जिस भाव में ये एक साथ बैठे होंगे, तो चूंकि 2 बुरे ग्रह बैठे हैं या 3 बुरे ग्रह बैठे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो भाव बहुत ज्यादा पीड़ित हो जाएगा, है ना? तो अगर ये किसी भाव में बैठे हैं या किसी भाव में इनकी दृष्टि पड़ रही है, 2 क्रूर ग्रहों की, 3 क्रूर ग्रहों की, तो भी वहां ये बहुत हानि करेंगे। इतना समझ में आ गया? अगर आ गया है तो अब हम प्रैक्टिकल करते हैं। ये जो 3 कुंडली हम लेकर आए हैं, जी गुरु जी, मतलब युति में भाव और साथ में बैठे ग्रह दोनों की हानि करेंगे। हाँ, दोनों की। जी। अब एक बात ध्यान से सब लोग सुनिएगा, कोई भी कुंडली आपके पास आती है तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया है कि लग्न लग्नेश को देखना है, कितना बलवान और कितना निर्बल पीड़ित है। सबसे पहले लग्न लग्नेश को ही देखना है। इसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि कुंडली को देखना है, ओवरऑल एक नजर डाल लीजिए कि कुंडली निर्बल है या बलवान है। तो उसका भी मैंने बताया था फॉर्मूला कि केंद्र में शुभ ग्रह स्थित होने चाहिए, भले ही अशुभ ग्रहों की राशि हो, केंद्र में शुभ ग्रहों की स्थिति होनी चाहिए और त्रिशदाय भावों में 3, 6, 11 में क्रूर ग्रहों की स्थिति होनी चाहिए। और 2 ये जो त्रिकोण है, इनमें से कम एक बली होना चाहिए, तो वो कुंडली बलवान है। और अगर इसके विपरीत है, केंद्र में बुरे भाव ग्रह बैठे हुए हैं और त्रिशदाय भाव में या तो शुभ ग्रह हैं या फिर कोई नहीं है, तो फिर वो कुंडली कमजोर मानी जाएगी। अब इस आधार पर फिर आगे बढ़ना है, तो फिर तीसरे नंबर पर क्या देखना है, ऐसा कोई भाव जहां 3 ग्रह 4 ग्रह एक साथ बैठे हो, उन पर सबसे पहले दृष्टि डाली। इसके अलावा कोई ऐसा भाव जिस पर 2, 3, 4 ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, फिर ऐसा भाव देखिए जहां 2 ग्रह एक साथ बैठे हो, यानी युति की बात मैं कर रहा हूं। इस कुंडली में 3 ग्रह एक साथ यहां बैठे हैं, तो इन 3 ग्रहों की दृष्टि यहां तो पड़ेगी ही, मंगल की दृष्टि भी यहां पड़ेगी, तो इस भाव में 4 ग्रहों की दृष्टि है। यहां 3 ग्रहों का प्रभाव है, ये 2 ग्रह एक साथ बैठे और इन दोनों की दृष्टि यहां पर है, शनि की दृष्टि भी यहां पर है, तो 3 ग्रहों की दृष्टि हो गई। यहां 3 ग्रह बैठे हैं, शनि की दृष्टि भी यहां है, तो 4 ग्रहों का प्रभाव हो गया। तो सबसे पहले तो आपको ये देख लेना, हम ये बाद में देखेंगे कि इस युति का जो 3 ग्रह एक साथ बैठे, ये शुभ है अशुभ है, किसकी दृष्टि शुभ है यहाँ पर, किसकी दृष्टि अशुभ है, ये हम बाद में देखें। पहले तो यही देख लेना है, जहां 2 ग्रह बैठे हों, 3 ग्रह या 4 ग्रह बैठे हों, 5 ग्रह बैठे, सबसे पहले वहां दृष्टि डालनी। फिर ऐसे भाव ढूंढने हैं जहां एक से ज्यादा ग्रहों की दृष्टियां हैं।
हम अकेले ग्रह को छोड़ेंगे नहीं, ना इनकी दृष्टियों को छोड़ेंगे, लेकिन ये हम बाद में देखेंगे। पहले तो हम जो युति बनाकर एक साथ कई ग्रह बैठे हैं और जिस भाव में कई दृष्टियां हैं, सबसे पहले हम वहां पर नजर डालेंगे, है ना। तो ये चीजें ध्यान से सुनिएगा, किसी पुस्तक में ऐसी चीजें नहीं मिलती हैं, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अब इस कुंडली में हम देखते हैं, इस कुंडली में दो ग्रह यहां बैठे हैं, दो ग्रह यहां बैठे हैं, और इसके अलावा इस भाव में सूर्य और मंगल दोनों की दृष्टि है, इस भाव में बुध और शनि की दृष्टि है। ये आपको देखना है। इसके अलावा ये जो युति है, दो ग्रहों की युति है और मंगल की दृष्टि भी यहाँ पर, तो तीन ग्रहों का प्रभाव यहाँ पर आ गया। अब इस कुंडली को हम देखते हैं, तीन ग्रह चतुर्थ भाव में बैठे, सप्तम भाव में बैठे हैं और मंगल की दृष्टि भी है। इसका अर्थ है कि चार ग्रहों का प्रभाव यहाँ पर है, और इसके अलावा दो ग्रह ये बैठे हुए हैं, इसके अलावा अन्य कोई प्रभाव नहीं है। फिर अब दृष्टियों की बात कर लेते हैं। मंगल की दृष्टि भी चतुर्थ भाव पर है और शनि की दृष्टि भी चतुर्थ भाव पर है। लग्न में मंगल बैठा है, गुरु शनि चंद्र तीनों की दृष्टि है, तो चार ग्रहों का प्रभाव यहां भी है। तो ये सबसे पहले आपको निगाह डाली। अब इसके बाद अगला जो चरण है, हम वो देखेंगे कि शुभ है या अशुभ ग्रह है, शत्रु राशि में है, मित्र राशि में है, उच्च राशि या स्वराशि में है, नीच वक्री अस्त, ये सब कुछ हम देखेंगे। तो चलिए पहली कुंडली से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर तीन ग्रह हैं, तो सबसे पहले तो हम इसी को देखेंगे। कौन कौन से ग्रह बैठे हैं थोड़ा सा देख लेते हैं। द्वादश भाव और तृतीय भाव, यानी दो बुरे भाव का स्वामी बुध बैठा है, दो बुरे भाव का स्वामी बुध बैठा है। इसके अलावा गुरु, गुरु छठे भाव का स्वामी है और भाग्य भाव का स्वामी, लेकिन गुरु की मूल त्रिकोण राशि जो मुख्य राशि है वो छठे भाव में, तो प्रमुख रूप से ग्रह अपनी मूल त्रिकोण का फल जरूर करता है, स्वराशि का भी करता है, लेकिन मूल त्रिकोण का फल ज्यादा करता है। और हम निर्णय भी इसी से करते हैं। तो गुरु कर्क लग्न में, गुरु यदि बुरे भाव में स्थित या पीड़ित हो गया तो फिर वो बुरा फल देता है, क्योंकि बुरे भाव में उसकी मूल त्रिकोण राशि। यदि अच्छे भाव में है, पीड़ित नहीं है, तब तो वो बुरा फल इसका फल नहीं करेगा। लेकिन अगर वो कमजोर है, दुर्बल है, पीड़ित है, बुरे भाव में है, तो निश्चित रूप से बुरा फल करेगा। तो यहाँ पर गुरु अस्त होने से कमजोर हुआ है। इसके अलावा ये गुरु शनि, अष्टमेश शनि के द्वारा पीड़ित है। ये गुरु द्वादशेश तृतीय बुध के द्वारा पीड़ित है, क्योंकि बुध दो बुरे भाव का स्वामी, तो गुरु पीड़ित हो गया। तो अब ये गुरु बुरा करेगा। यहां पर
काल पुरुष की कुंडली में गुरु की नीच राशि होती है, मकर राशि। तो यहाँ गुरु अस्त होने से दुर्बल भी है, काल पुरुष की कुंडली के अनुसार नीच भी होता है। इस कुंडली में बुरे भाव का स्वामी भी है और अष्टमेश शनि के द्वारा पीड़ित है और बुध के द्वादशेश बुध के द्वारा पीड़ित। अब इसके अलावा तो ये गुरु जो है ये छठे भाव का स्वामी हो गया, बुध द्वादश भाव का स्वामी हो गया, सूर्य तो द्वितीय भाव का है। हम सूर्य को बुरा नहीं कहेंगे, पीड़ित है। मैंने कहा कि अगर द्वितीय भाव सप्तम भाव का स्वामी पीड़ित होगा तो मारक का कार्य करेगा। यहाँ पर सूर्य पीड़ित है, लेकिन सूर्य को इतना ज्यादा दोष नहीं लगता है सूर्य और चंद्रमा को, और उसका कारण ये है कि इनकी केवल एक राशि होती है। अगर दूसरी राशि इनकी होती और अगर दूसरी राशि मान लीजिए नवम भाव में पड़ जाती तब तो ये शुभ हो जाते, है ना। तो जैसे मेष लग्न की कुंडली में, मेष लग्न की कुंडली में यहाँ वृषभ राशि आती है शुक्र की, तो यहाँ तो मार्केश बन गया। लेकिन उसकी जो नहीं नहीं नहीं, मेष लग्न में तो वो शुक्र तो प्रबल मार्केश हो जाएगा। ये 7 13 1 2, ये कन्या लग्न में ऐसा होगा। यदि यहाँ कन्या लग्न है तो यहाँ शुक्र की तुला राशि आएगी, मूल त्रिकोण राशि मारक भाव में, और दूसरी वृषभ राशि यहाँ आएगी नवम भाव में। तो ऐसी स्थिति में शुक्र शुभ हो जाएगा, लेकिन सूर्य और चंद्र की तो केवल एक राशि होगी। फिर भी क्योंकि ये शनि के द्वारा पीड़ित, अष्टमेश के द्वारा, और शनि इसका घोर शत्रु भी, तो शुक्र भी कुछ न कुछ हानि तो करेगा। ये अष्टम भाव का स्वामी शनि बहुत बुरा ग्रह होता है कर्क लग्न में, इसकी दृष्टि भी है। तो अब दशम भाव में किसका प्रभाव है, हम सूर्य को किनारे हटा देते हैं। द्वादश भाव के स्वामी बुध का, छठे भाव के स्वामी गुरु का, अष्टम भाव के स्वामी शनि का, तीनों त्रिक भाव 6 8 12 भाव के स्वामियों का प्रभाव है दशम भाव। दशम भाव कैरियर का भाव है, कैरियर में स्थायित्व नहीं होगा। पहली बात। दूसरा, ये घुटने का भाव है, रीढ़ की हड्डी का भाव। घुटने में जो हड्डी होती है, रीढ़ में जो हड्डी होती है, हड्डी का कारक सूर्य है। सूर्य भी यहीं पर बैठा और वो पीड़ित भी है अष्टमेश के द्वारा। तो घुटने में और रीढ़ की हड्डी में तकलीफ हो सकती है। इसके अलावा ये माता का लग्न है, तो अगर ये माता का लग्न है तो ये सप्तम भाव हुआ माता का, सप्तम भाव यानी मारक भाव। और कौन बैठा है, द्वादशेश बुध, माता का भी द्वादशेश है बुध। तो द्वादशेश सप्तम में जाकर पीड़ित हो गया शनि के द्वारा, अब ये बुरा करेगा। बुद्ध की महादशा, बुद्ध की अंतरदशा में ही इनकी माता जी का देहांत हुआ है। ये पिता का लग्न है, ये द्वितीय भाव है पिता का, द्वितीय भाव भी मारक भाव है,
और पीड़ित है। माता का भी सप्तम भाव पीड़ित, पिता का द्वितीय भाव पीड़ित, दोनों का मारक भाव है। और बुध पिता का चतुर्थेश और सप्तमेश है, यानी बुध मार्केश हो गया, सप्तमेश बन गया पिता का। सप्तमेश होकर एक मारक भाव का स्वामी होकर दूसरे मारक भाव द्वितीय में बैठा है और शनि के द्वारा, द्वादशेश शनि के द्वारा पीड़ित है। बुध की महादशा, बुध की अंतरदशा में पिता का भी देहांत हो गया। ये सप्तम भाव स्पाउस का भाव होता है, जीवन साथी का लग्न है। तो ये जीवन साथी का चतुर्थ भाव हुआ। चतुर्थ भाव किस चीज का है? लंग्स, फेफड़े। बैठा कौन है वहां? द्वादश भाव और तृतीय भाव का स्वामी गुरु। ये द्वादश भाव हुआ, जीवन साथी का ये लग्न है तो ये द्वादश भाव हुआ और ये तृतीय भाव हुआ। दोनों बुरे भाव चतुर्थ में गया है, अस्त हो गया, शनि के द्वारा पीड़ित है। और ये षष्ठेश हुआ, छठा भाव का स्वामी बुध हुआ, तो षष्ठेश भी यहाँ पर बैठा है। षष्ठेश छठा भाव, रोग, रोग का भाव का स्वामी बुध, जिसे हम रोगेश कहेंगे, वो यहाँ बैठा है। द्वादश भाव तृतीय भाव का स्वामी बुध, छठे भाव का स्वामी बुध, ये द्वादश का स्वामी गुरु, छठे भाव का स्वामी बुध, अष्टम भाव का स्वामी सूर्य, फिर वही त्रिक भाव 6, 8, 12 भाव के स्वामी जीवन साथी के चतुर्थ भाव में लंग्स और फेफड़े का भाव है, बैठे और सभी पीड़ित। शनि की महादशा, गुरु की अंतरदशा में उनका भी, जीवन साथी का भी देहांत हो गया। चलिए, तो हमने इस बारे में देखा 3 ग्रहों की युति। अब चूंकि ये द्वादश भाव का स्वामी है बुध, ये द्वादश भाव, और छठे भाव का स्वामी गुरु, और मंगल, मंगल की दृष्टि यहाँ चतुर्थ पर है। बुध की दृष्टि भी है, गुरु की दृष्टि भी है, सूर्य की दृष्टि भी है, मंगल की दृष्टि भी है। और ये चतुर्थ भाव, माता का भाव जो है, ये चतुर्थ भाव, ये भूमि भवन का भाव भी है। जब बुरे बुरे भाव ग्रहों की दृष्टि यहाँ होगी तो भूमि भवन कहाँ से होगा, है ना? अब चलिए यहाँ देखते हैं 2 ग्रहों की युति बैठी है यहाँ पर। लग्नेश चंद्रमा की दृष्टि है। लग्नेश एक शुभ ग्रह होता है, तो लग्नेश चंद्रमा की दृष्टि और शुक्र की दृष्टि है। शुक्र नैसर्गिक शुभ ग्रह है। इन दोनों की दृष्टि पंचम भाव पर है। पंचम भाव बुद्धि, विवेक, भावनाओं, संवेदनाओं का भाव है। चंद्रमा मन का कारक है और इनका प्रभाव पंचम भाव पर है। बुद्धि विवेक अच्छा होगा, भावुक व्यक्ति होंगे। अब ये संतान का भाव भी है। 2 सुंदर ग्रहों का प्रभाव है। संतान सुंदर होनी चाहिए, लेकिन एक बुरे ग्रह का प्रभाव भी, और वो सबसे बुरा ग्रह है। तो संतान को कोई न कोई समस्या जरूर हो। हम इस तरह से मोटे तौर पर निकालेंगे।
आगे फिर हम और गहराई में जाएंगे, वापस इन कुंडलियों को लेकर आएंगे। आज तो मोटे तौर पर आपको बता रहे हैं। जैसे गुरुजी 10th हाउस में दो शुभ ग्रह हैं, बुध और गुरु। भले ही वो पीड़ित हैं और बुध दो अशुभ भाव के स्वामी हैं, तो इन दोनों बातों का समायोजन कैसे करेंगे हम गुरुजी? देखिए, बुद्ध के बारे में मैंने बताया है, आप जानते भी होंगे, अभी ध्यान नहीं आ रहा है आपको। बुद्ध जैसे ग्रहों के साथ स्थित होता है वैसा बन जाता है। बुद्ध सूर्य के साथ है। सूर्य एक क्रूर ग्रह है, उस पर सूर्य का ही ज्यादा प्रभाव है। गुरु तो अस्त हो गया, कमजोर है, जी। तो बुद्ध तो क्रूर हो गया और स्वामित्व से भी क्रूर है वो। अगर सूर्य नहीं भी होता तो यहाँ पर हम बुद्ध को बुरा ही कहते। और गुरु स्थिति से, गुरु भी बुरा है। गुरु की दृष्टि में शुभता होती है, स्थिति में नहीं। यदि वो भाव का स्वामी है तो स्थिति में तो बुरा ही होगा वो। तो इसकी जो दृष्टि है, जहां इसकी दृष्टि पड़ रही है वहां के लिए थोड़ा अच्छा करेगा। कितना अच्छा करेगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो बलवान कितना है। जितनी शक्ति होगी उतना अच्छा करेगा। शक्ति ही नहीं होगी तो अच्छा कहाँ से कर लेगा। यहाँ वो एक तो अस्त हो गया, द्वादशेश बुध के द्वारा पीड़ित है, सप्तमी से अष्टमें शनि के द्वारा पीड़ित है, तो उसके पास में शक्ति बची कितनी है। फिर थोड़ी सी मान लेते हैं 25% बची है, तो 25% उसकी दृष्टि में शुभता होगी। जी। अब इस कुंडली में आते हैं। इस कुंडली में यहाँ पर दो ग्रहों की युति है, उनमें से गुरु फिर छठे भाव का स्वामी है। ठीक है कि वो उच्च राशि में है, किंतु केतु के द्वारा पीड़ित है और शनि के द्वारा पीड़ित हो गया। दो क्रूर ग्रहों के द्वारा पीड़ित हो गया गुरु। अब यहां भी जब गुरु पीड़ित हो गया दो दो क्रूर ग्रहों के द्वारा, तो अब उसमें भी कुछ खास क्षमता नहीं बची है। हम मान लेते हैं कि 50% अभी है क्षमता, क्योंकि अभी हमने नवांश कुंडली नहीं देखी है, हमने अभी सडबल नहीं देखा है। तो चलिए हम 50% मान लेते हैं, तो 50% तो बुरा हुआ। फिर बुरे भाव का स्वामी है, बुरे भाव का स्वामी होकर लग्न में बैठा है, दो क्रूर ग्रहों के द्वारा पीड़ित हो गया। अब ये जहां स्थित है वहां रोग देगा। ये रोग भाव का स्वामी है, तो जहां स्थित है वहां ये रोग देगा। जहां इसकी दृष्टि पड़ेगी वहां ये रक्षा करने का कार्य करेगा, शुभता देगा अपनी क्षमता अनुसार। कितनी इसकी क्षमता है। तो यहाँ पर गुरु दो क्रूर ग्रहों के द्वारा पीड़ित हो गया, राहु केतु अक्ष में आ गया और शनि के द्वारा पीड़ित हो गया। तो अब देखिए कि लग्न भी पीड़ित है, लग्न केतु से पीड़ित है, गुरु से पीड़ित है, शनि से पीड़ित है। तीन ग्रहों के द्वारा लग्न पीड़ित हो गए। लग्न का मतलब शरीर, लग्न के कारक आयु। अब ये तीन ग्रह आयु को कम करेंगे, स्वास्थ्य स्वास्थ्य को खराब करेंगे, धन धन की कमी करेंगे, मान सम्मान में कमी करेंगे। और लग्नेश को देख लेते हैं। लग्नेश चंद्रमा
अष्टम भाव। मैंने कहा था कि अगर पीड़ित ना हो, शत्रु राशि में भी एक बार होगा तो चल जाएगा, वो आयु की वृद्धि करेगा, ऐसा मैंने कहा था। लेकिन ये चंद्रमा पाप कर्तरी में आ गया है, इधर भी पापी ग्रह, इधर भी पाप क्रूर ग्रह। तो ये चंद्रमा यहाँ केवल शत्रु राशि में ही नहीं, पाप कर्तरी में है, और पाप कर्तरी एक बड़ा दोष है। तो लग्न और लग्नेश दोनों बहुत बुरी कंडीशन है। अब इसको देख लेते हैं। यहाँ पर शनि और राहु का प्रभाव है और मंगल का प्रभाव भी है, मंगल की 8वीं दृष्टि। सप्तम भाव का स्वामी है शनि, किंतु हमें ये नहीं भूलना है कि शनि अष्टम का भी स्वामी है और लग्नेश का शत्रु भी है। तो जब ये लग्नेश का शत्रु भी है, मार्केश भी है, अष्टमेश भी है, तो लग्नेश का शत्रु होने के कारण और पीड़ित होने के कारण अब ये दीर्घ रोग देगा। दीर्घ रोग के भाव का स्वामी भी है, दीर्घ रोग का कारक भी है। शनि दीर्घ रोग का कारक होता है और ये शनि राहु के द्वारा पीड़ित हो गया, मंगल के द्वारा पीड़ित हो गया। 2 ग्रहों से शनि पीड़ित हो गया और शनि का सप्तम भाव पीड़ित हो गया। ये सप्तम भाव, ये कमर का भाव छठा है, कमर से निचला हिस्सा ये है सप्तम भाव। शनि नर्वस सिस्टम का कारक है। मैंने आपको कारकत्व में, अगर आपने मेरे वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा, शनि और बुध ये नर्वस सिस्टम के कारक होते हैं। यहाँ पर शनि राहु मंगल दोनों से पीड़ित हो गया, तो नर्व्स की खराबी दिखाता है। कमर के निचले हिस्से में, पेल्विक रीजन में नर्व्स की कमी दिखाता है और वो है। तो यहाँ पर 3 क्रूर ग्रहों का, शनि को छोड़ देते हैं तो शनि का भाव है। हालांकि जब वो पीड़ित हो जाएगा तो अष्टम का फल तो करेगा ही। तो कुल मिलाकर के 3 ग्रहों का यहाँ बुरा फल देखने को मिल रहा है। लग्न भी पीड़ित, लग्नेश भी पीड़ित, सप्तम भाव भी पीड़ित, सप्तमेश भी पीड़ित। और शुक्र ठीक है, बुध बहुत अच्छा नहीं है, 2 बुरे भाव का स्वामी है, दशम भाव में बैठा है और शत्रु राशि में बैठा है। और केवल इतना ही नहीं, यहाँ बुध और मंगल का राशि परिवर्तन हो रहा है। ये राशि परिवर्तन अच्छा नहीं है। द्वादशेश दशम में, दशमेश द्वादश में यहाँ भी ये जो कैरियर का भाव है अच्छा नहीं, और थोड़ा बहुत अगर अच्छा भी है तो जब हम देखते हैं कि लग्न लग्नेश की स्थिति बहुत बुरी, तो फिर यहाँ हम अच्छे की भविष्यवाणी कैसे करेंगे? क्योंकि लग्न लग्नेश की पूरी कुंडली के स्वामी होते हैं, इसलिए सबसे पहले लग्न लग्नेश को देखा जाता है। अगर 2 लोगों की एक जैसी कुंडली हो, एक जैसी कुंडली, राजयोग दोनों में बन रहा हो,
एक का अगर लग्न लग्नेश कमजोर है तो उसको निचले स्तर की नौकरी मिलेगी, और जिसका लग्न लग्नेश बलवान है उसको उच्च स्तर की नौकरी मिलेगी। तो देखने वाला व्यक्ति कहेगा ये क्या बात हुई, जब कुंडली बिल्कुल सेम है, राजयोग बिल्कुल सेम है, तो फल अलग अलग क्यों? तो इसलिए सबसे पहले लग्न लग्नेश को देखने के लिए कहा जाता है। इस कुंडली में आते हैं। गुरु जी, शनि पीड़ित होने पर ही क्यों अष्टम भाव के फल देना चाहेगा इस कुंडली में? अगर पीड़ित नहीं होगा तो ऐसे फल तब नहीं भी देना देगा, चाहेगा। क्योंकि दो बुरे भाव का स्वामी है, जी जी। तब भी देगा। बहुत बुरा है ये। अच्छा जी। किसी का अष्टमेश हो जाना ही बहुत बुरा होता। मैंने भी बताया अष्टम भाव सबसे बुरा भाव होता जी है जी। ना। और अगर क्रूर ग्रह बुरे भाव का स्वामी बन जाए तब तो वो एक तो करेला उस पर नीम चढ़ाओ हो गया। जी जी। अगर एक बार शुभ ग्रह अष्टम का स्वामी हो और पीड़ित ना हो तो हम कहेंगे कि ऐसे लिए कोई ज्यादा बुरा फल नहीं करेगा, है ना। लेकिन अगर क्रूर ग्रह है और वो अष्टम का स्वामी बन जाए जी। तो वो बुरा तो करेगा। और गुरु जी, जैसे और इस कम कर्क लगन करेगा। में अगर बुध गुरु एक साथ होते गुरु जी, अगर कर्क लगन में, तो व्यवसायिक हम अच्छा मान सकते हैं कार्य तो गुरु जी? अगर वो बलवान हैं तो अच्छा। तो मान जी सकते हैं। समझ। अगर वो लग्न में है, तृतीय भाव में है, सप्तम भाव में है, दशम भाव में है, तो व्यापार के लिए अच्छा हो सकता है अगर वो बलवान है तो, है ना। जी समझ। अब तीसरी कुंडली में आते हैं। यहाँ देखिए सप्तम भाव की, दो ग्रहों की युति तो दशम में बन रही है। कौन कौन है? एक तो बुध है और दूसरा सूर्य। अब यहाँ पर अन्य किसी ग्रह का प्रभाव नहीं है दशम भाव में। सूर्य अपनी उच्च राशि में है और सूर्य मंगल यहाँ पर यानी दशम भाव में इन्हें दिग्बल प्राप्त होता है, दिग्बली हो जाते हैं, बलवान हो जाते हैं। तो यहाँ पर सूर्य का प्रभाव बहुत ज्यादा है, बुध यहाँ कमजोर पड़ जाएगा। मैंने अंश नहीं लिखे हैं, हो सकता है कि बुध अस्त भी हो तो बुध का प्रभाव कम हो गया, सूर्य का प्रभाव बहुत ज्यादा है। तो ये और मंगल यहाँ बैठा है, भले ही नीच राशि में हो, राजयोग कारक ग्रह है। तो इनके पास, मैंने पूछा तो नहीं है, इनके पास सरकारी नौकरी जरूर होनी चाहिए थी। थी इसलिए कि अब एज 65 है तो जरूर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तो कुछ खास हमें बुरा नहीं दिखा। अब यहाँ आ जाते हैं। यहाँ तीन ग्रह बैठे हैं और चौथे ग्रह का की दृष्टि भी है, चार ग्रहों का प्रभाव है सप्तम भाव। अब देख लेते हैं ग्रह कौन कौन। पहला तो छठे भाव का स्वामी गुरु अपनी नीच राशि में स्थित है और शनि के द्वारा पीड़ित है, मंगल के द्वारा पीड़ित है। मंगल के द्वारा पीड़ित इसलिए है, मंगल राजयोग कारक तो है, राजयोग कारक ग्रह हो गया तो उसकी दृष्टि में 70% शुभता आ जाती है, 30% फिर भी अशुभता रहती है। अब अगर वो लग्न में बैठ गया तो 10% उसकी अशुभता और कम हो जाएगी, लेकिन 20% रहेगी, या 20% कम हो जाए 10% रहेगी। फिर अब ये नीच हो गया तो लीजिए अब वो जो 10% बचा था वो 20% हो गया। तो इसकी दृष्टि में कम से कम 20% की अशुभता तो रहेगी गुरु के लिए।
क्योंकि गुरु मित्र है, लेकिन शनि के लिए 20 से ज्यादा रहेगी, क्योंकि शनि का शत्रु है। तो 30% मान लीजिए। तो यहाँ मंगल का भी प्रभाव। तो गुरु छठे भाव का स्वामी, रोगेश, रोग भाव का स्वामी, सप्तम में नीच राशि में बैठा है, 2 ग्रहों के द्वारा पीड़ित है, तो रोग देगा, निश्चित रूप से रोग देगा। अब दूसरा ग्रह शनि, जो सप्तम का स्वामी तो है और सप्तम में ही बैठा है, तो बलवान होना चाहिए, किंतु यहाँ छठे भाव का स्वामी गुरु नीच होकर इसे पीड़ित कर रहा है, शनि को। और ये तो फिर भी सौम्य ग्रह है, लेकिन अब ये क्रूर ग्रह है मंगल, मंगल पीड़ित कर रहा है शनि को। तो शनि यहाँ पीड़ित हो गया। अब जब शनि पीड़ित हो गया, मारक भाव का स्वामी है, अष्टम भाव का स्वामी है, तो कुछ न कुछ बुरा तो शनि करेगा ही। चंद्रमा को ले लीजिए, चंद्रमा लग्नेश है, लग्नेश मारक भाव में बैठा है। लग्नेश यदि सप्तम भाव में बैठता है तो लग्न को देखता है, लग्न को देखेगा तो बलवान करेगा। लेकिन अगर वो खुद पीड़ित हो गया और लग्न भी पीड़ित हो गई, तो फिर उसके पास में कितना दम बचता है कि वो रक्षा कर सके। हालांकि फिर भी ये पीड़ित है किससे? शनि से, और थोड़ा मंगल से भी चंद्रमा पीड़ित है। दूसरी बात, लग्नेश का सप्तम भाव में जाना कुछ न कुछ कमी कर देता है। ये ठीक है कि वो सप्तम लग्न को देखेगा तो बलवान करेगा, लेकिन थोड़ा अंतर आ जाता है। क्या अंतर आता है? जैसे मान लीजिए कि मेरा ये हाथ फ्रैक्चर हो गया, टूट गया, और फिर डॉक्टर ने जोड़ दिया, फिर वैसा ही हो गया, लेकिन क्या वास्तव में ही वो वैसा हुआ है? नहीं, इस जैसा तो नहीं रहेगा। कमजोरी तो आ गई कुछ ना कुछ। ठीक है, हम सारे कार्य कर लेंगे, लेकिन बहुत वजन तो हम नहीं उठा सकेंगे। वही अंतर होता है। कोई भी ग्रह यदि अपनी राशि से सप्तम भाव में गया है, तो सप्तम भाव अस्त होने का भाव है, लग्न उदित होने का भाव है। उससे अपोजिट सप्तम अस्त होने का भाव है। तो अगर ये शुक्र यहाँ बैठेगा पंचम में, तो इस भाव को बलवान तो करेगा, लेकिन फिर भी सप्तम में बैठने से कुछ न कुछ कमजोरी आ जाती है। तो पहले तो ये समझना जरूरी। तो ये लग्नेश सप्तम में बैठा है, और सप्तम ये मारक भाव भी है। फिर शनि और मंगल दोनों से पीड़ित हो गया, तो सबसे ज्यादा कौन पीड़ित हुआ? यहाँ पर गुरु या शनि या मंगल या चंद्रमा? सबसे ज्यादा चंद्रमा पीड़ित होगा। सौम्य ग्रह कौन कौन से हैं? गुरु और चंद्रमा, ये सौम्य ग्रह। लेकिन गुरु तो क्रूर भाव का स्वामी बन गया, तो कुछ क्रूरता आ गई है गुरु में। लेकिन चंद्रमा तो लग्न का स्वामी है, तो ये तो बहुत ही सौम्य ग्रह है चंद्रमा। और जो ज्यादा सौम्य होता है वही सबसे ज्यादा पीड़ित होता है। भाई, एक सीधा व्यक्ति है, और मान लीजिए कि ये 4 व्यक्ति हैं, इनमें से
ये सबसे सीधा है चंद्रमा, और गुरु थोड़ा सा टेढ़ा है, थोड़ा सा है तो सीधा ये भी, लेकिन थोड़ा सा हिम्मत है उसमें, स्ट्रांगनेस है। तो सबसे, अब दो गुंडे हैं तो उनसे सबसे ज्यादा डरेगा कौन, पीड़ित कौन होगा? वो यही पीड़ित होगा जो सबसे सीधा है। वही बात है, सौम्य ग्रह सबसे पीड़ित। तो यहाँ चंद्रमा सबसे ज्यादा पीड़ित। भाव कौन सा पीड़ित? भाव, सप्तम भाव पीड़ित हो, क्योंकि लग्न पर लग्नेश की दृष्टि है और गुरु की शुभ दृष्टि है, और मंगल, मंगल की शुभता भी लग्न को प्राप्त हो रही है, क्योंकि मंगल राजयोग कारक ग्रह है, तो वो तो स्थित है वहां पर। तो जहां स्थित होगा वहां तो के लिए तो शुभ ही है, तो लग्न को तो शुभता प्राप्त हो रही। हालांकि मंगल नीच है, इसलिए थोड़ा लग्न पीड़ित हो रहा, फिर शनि के द्वारा भी पीड़ित हो रहा है, लेकिन सप्तम भाव तो ज्यादा पीड़ित है, मंगल की दृष्टि से पीड़ित है, गुरु से पीड़ित है, क्योंकि गुरु छठे भाव का स्वामी और नीच भी हो गया है, और दिग्बल शून्य भी हो गया है, क्योंकि गुरु और बुध को लग्न में दिग्बल प्राप्त होता है। तो इस तरह से यहाँ पर सप्तम भाव ज्यादा पीड़ित हुआ। शनि में चंद्रमा की अंतरदशा 13 मार्च 2026 से शुरू हुई थी। शनि की महादशा चल रही, 13 मार्च से शुरू हुई थी, और अप्रैल में इन्होंने मुझे कुंडली दिखाई। उन्होंने मुझे बताया कि ये लेडी है, फीमेल। इन्होंने बताया कि मेरी कुछ तबीयत खराब हुई, तो मैंने डॉक्टर के पास चेकअप करवाया। डॉक्टर साहब ने टेस्ट किए, तो टेस्ट में यूट्रस में कैंसर मिला, बिल्कुल अर्लियर स्टेज का है, लेकिन कैंसर मिला। तो मैंने उनसे पूछा कि 13 मार्च के बाद आपकी तबीयत खराब हुई होगी। उन्होंने कहा हाँ। मैंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि चंद्रमा के पहले तो सूर्य की अंतर्दशा थी। सूर्य औषधि का कारक है, सूर्य यहाँ उच्च राशि में स्थित होकर बलवान है, तो सूर्य इनको अस्वस्थ कैसे कर सकता है? चंद्रमा की अंतर्दशा 13 मार्च से शुरू हुई, और चंद्रमा के यहाँ बुरे हाल है। तो बस ये तो छोटी सी बात है, सीधी सी बात है कि शनि में चंद्रमा की अंतर्दशा आई तो इनको प्रॉब्लम शुरू हो गई, क्योंकि महादशानाथ शनि भी पीड़ित है, अंतर्दशानाथ चंद्रमा भी पीड़ित है, सप्तम भाव भी पीड़ित है। सप्तम भाव मैंने आपको बताया कि ये कमर का निचला हिस्सा है, तो यूट्रस भी यहीं आता है, इसलिए ये समस्या इनको हुई। तो कहने गुरुजी का, ऐसा कोई नियम है क्या कि जैसे अगर योग बन रहा हो तो उससे पहले देखेंगे? जैसे गुरु चंद्रमा अगर गजकेसरी बना रहे हो गुरुजी, तो उसके शुभत्व को पहले देखेंगे, बाद में तात्कालिक कारकत्व को देखेंगे? पहले ग्रह का बल देखना अच्छा, है ना। गज केसरी योग बन रहा है, वो हम बाद में देखेंगे, क्योंकि गज केसरी योग फलित भी तभी होगा जब वो बलवान होंगे, बलवान। जी, शुभ समझ भाव गए। के स्वामी होंगे, शुभ भाव में स्थित होंगे, तब गज केसरी योग फलित होगा। लेकिन अगर वो अशुभ भाव के स्वामी या अशुभ भाव में स्थित है, तो फिर गज केसरी योग तो फलित नहीं होगा। और जी अगर गुरु। मान लेते हैं कि वो शुभ भाव के स्वामी हैं, शुभ भाव में बैठे हैं, लेकिन
2 क्रूर ग्रहों के द्वारा पीड़ित हो गए हैं, तो फिर बुरा फल तो देंगे। जब 2 क्रूर ग्रहों से पीड़ित होंगे तो बुरा फल तो देंगे ही वो, है ना? जी जी तो जो आज मैं अरिष्ट योग बता रहा हूँ, वो इसीलिए बता रहा हूँ कि अगर क्रूर ग्रह का प्रभाव है, तो कुछ न कुछ हानि तो होगी ही। ग्रह पीड़ित हो जाता है, भाव पीड़ित हो जाता है। अब यहाँ पर जो मैंने बताया कैरियर डावाडोल रहेगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे, आपने अभी ध्यान नहीं दिया होगा, यहाँ एक राजयोग निर्मित हो रहा है। गुरु और मंगल का नवमेश होकर गुरु दशम में गया है और मंगल दशमेश होकर नवम में आया है। दोनों राशि परिवर्तन कर रहे हैं। राजयोग हुआ या नहीं हुआ? जी गुरु जी। हाँ, लेकिन राजयोग का क्या फल मिलेगा जब यहाँ बल ग्रह वाले 12 भाव के स्वामी हो, का प्रभाव हो, बुरा प्रभाव। तो और फिर राजयोग बनाने वाला ग्रह अस्त भी है, बुरे भाव का स्वामी भी है। चलो बुरे भाव को हम छोड़ देते हैं, दुर्बल तो हो गया ना, अस्त हो गया, काल पुरुष के अनुसार नीच राशि के भाव में बैठा है। सप्तमेश अष्टमेश शनि के द्वारा पीड़ित है, द्वादशेश के द्वारा पीड़ित है, तो राजयोग कहाँ रह जाएगा, है ना? तो ये चीजें देखिए कि कोई भी ग्रह अच्छे योग बना रहे हैं, अच्छा फल तो तभी दे पाएंगे जब वो बलवान होंगे, शुभ होंगे, है ना? केवल राजयोग बना देने मात्र से या धन योग बना देने मात्र से हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि वो कितना अच्छा फल करेंगे। वो तो इसीलिए मैंने ग्रहों का और भाव का बल बताया है, और बताते समय मैंने ये भी कहा है कि ये बल हम देखते क्यों हैं? मात्रा के लिए। हमें धन किस मात्रा में प्राप्त होगा, हमारा बुरा किस मात्रा में होगा, है ना? वो बलों के ग्रहों के बलानुसार ही हम कह पाएंगे